तुम इमेजिन कर सकते हो, एक बर्तन धोने वाला लड़का डेली के 20 लाख रुपए खर्चा करता था केवल रबर बैंड में, ताकि वो अपने पैसे को बांध सके। पैसा इतना था कि एक दिन उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। उसने बिना सोचे $2 मिलियन को जला दिया ताकि उसकी बेटी ठंड से बच सके। जब उसके घर में पैसे को रखने की जगह खत्म हो गई थी, उसने 86 घर और बनवाए केवल और केवल पैसे को रखने के लिए। आखिर ये बंदा था कौन? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Plata o plomo. पैब्लो एस्कोबार, इसने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे हिसाब से कानून बनाओ, मैं पूरे देश का कर्जा माफ कर दूंगा। यार ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तुमने आज से पहले ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनी होगी, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल है 1 दिसंबर 1949। रियो नेग्रो कोलंबिया। माई पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया का जन्म हुआ। उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। पैब्लो के पिता एबेल दे जेसूस एस्कोबार एक स्मॉल टाइम फार्मर थे और उनकी माँ हरमिल्दा गवेरिया एक स्कूल टीचर थी। पर आयरनी देखो, जो लड़का एक डे टीचर का बेटा था वो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर बन गया। छोटी सी फैमिली थी लेकिन पैसों की कमी हर वक्त रहती थी। एस्कोबार का बचपन ज्यादा आराम वाला नहीं था। पूरी जिंदगी वो एक स्ट्रगल में रहा और यही स्ट्रगल उसके अंदर के गुस्से को और बढ़ाता रहा। उसके दिमाग में हमेशा से एक ही सपना था, बहुत पैसे कमाना और अपनी फैमिली को हमेशा के लिए गरीबी से निकालना। पैब्लो छोटी सी उम्र से ही चालाकी और जल्दी से पैसे कमाने का रास्ता सोचने लगा। लोग कहते थे जब वो केवल 12 साल का था उसने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी। बाइसिकल चोरी करना, लोकल मार्केट से छोटी मोटी चीजें चुराना, ये सब उनका दिन काम बन गया था। और यही वो समय था जब उसने पहली बार एक आइडेंटिटी बनानी शुरू की। लेकिन पैब्लो का सपना छोटी मोटी चोरी तक सीमित नहीं था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो ड्रग स्मगलर के लिए काम करने लगा। पहले छोटी मोटी जॉब्स लेकर, लेकिन धीरे धीरे अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। एक अजीब सपना। पैब्लो कहते थे कि जब वो केवल 16 साल का था उसने अपने दोस्तों के सामने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी, एक दिन मैं कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनूंगा। लोग इस बात को मजाक में लेते थे, लेकिन पैब्लो अपने इरादों में पक्का था। उसने हमेशा से पावर और पैसों का सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था। शुरुआत छोटी थी। पैब्लो ने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत ड्रग स्मगलिंग से नहीं की, बल्कि वो शुरू में इलीगल सिगरेट स्मगलिंग और फेक लॉटरी टिकट्स बेचने का काम करता था। इस वक्त तक पैब्लो केवल पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहा था और उसको फर्क नहीं पड़ता था कि वो काम कितना गलत या छोटा है। 70s के आसपास पैब्लो का नाम लोकल क्रिमिनल्स में आने लगा। उसने किडनैपिंग और छोटी मोटी स्मगलिंग में अपना हाथ आजमाया और इसी दौरान उसने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाया ड्रग डीलर के साथ। 1970s का दौर, जब पैब्लो एस्कोबार को पहली बार कोकेन की दुनिया का रास्ता मिला। ये वही समय था जब कोकेन का नशा दुनिया भर में फैल रहा था और पैब्लो ने इसको अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा। कोलंबिया के जंगल और रास्तों का यूज करके पैब्लो ने अपनी पहली शिपमेंट अमेरिका भेजी थी। ये एक स्मॉल स्केल ऑपरेशन था, लेकिन पैब्लो ने धीरे धीरे अपने नेटवर्क को इतना बड़ा बनाया कि कुछ ही सालों में वो पूरा कंट्रोल करने लगा। लोग कहते हैं पैब्लो के लिए हर एक चीज एक प्लानिंग का हिस्सा थी। पहले सिगरेट स्मगलिंग, फिर किडनैपिंग और अब ड्रग्स। उसने अपने करियर को ऐसा बनाया था जैसे कि एक बिजनेसमैन अपने एम्पायर को बिल्ड करता है। देखो, पैब्लो का एक इंसिडेंट है, जान के मजा आ जाएगा। जब पैब्लो अपने कोकेन के एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहा था उसने एक डायलॉग बोला था जो आज भी लोग याद रखते हैं। Plata o plomo. Plata o plomo. मतलब पैसा या गोली। दुश्मन हो या पुलिस, उसके पास केवल 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो पैसे ले लो और चुप रहो या गोली खाओ। ये पैब्लो का मास्टरमाइंड प्लान था जिससे उसने न केवल पावर बल्कि पूरी एक दुनिया को अपने नीचे झुका दिया। बट क्या आप जानते हो पैब्लो के एम्पायर का असली राज क्या था? वो था उसका फियर और पैसे का कॉम्बो, जो उसने इतने स्मार्ट तरीके से चलाया कि लोग उसके लिए जान देने को तैयार हो गए। आगे देखो होता है क्या, बस आप एंड तक बने रहो। पैब्लो एस्कोबार का सफर एक छोटे क्रिमिनल से दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड तक काफी अजीब था। पहले छोटी क्राइम्स जैसे कार चोरी और नकली लॉटरी टिकट्स बेचने से शुरू करने वाले पैब्लो का लक्ष्य कुछ और ही था। वो छोटी चीजों से निकलकर एक बड़े प्लान की तरफ प्रोसीड कर रहे थे। कोकेन।
नया बिजनेसेस, नया गेम प्ले। पैब्लो ने अपने शुरुआती दिनों में marijuana स्मगलिंग से अपना एम्पायर बनाना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि कोकेन ज्यादा प्रॉफिटेबल है। 1970s के दौरान अमेरिका में कोकेन का क्रेज बढ़ता जा रहा था और पैब्लो को समझ आ गया कि ये उसका गोल्डन चांस है। लेकिन पैब्लो केवल एक स्मगलर नहीं था, वो एक बिजनेस मास्टरमाइंड था। उसने जंगल के बीच एक पूरा नेटवर्क बनाया जहाँ हाई क्वालिटी कोकेन बनाए जाते थे। जंगल में छुपी हुई लैब्स में पैब्लो के लोग कोकेन को रिफाइन करते थे और फिर उसे प्राइवेट प्लेन्स, बोट्स और सीक्रेट रूट्स के थ्रू इसे यूएस तक पहुंचाते थे। ये केवल एक स्मगलिंग का काम नहीं था, एक पूरा कॉर्पोरेट सेटअप था जो दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन नेटवर्क बन गया। पैब्लो ने अपना बिजनेस केवल ड्रग्स से नहीं, दिमाग से बनाया। पैब्लो ने या तो लोगों को पैसा दिया या फिर जान से मार दिया। ये पैब्लो का सबसे पावरफुल टूल था, क्योंकि जो लोग उसके साथ काम नहीं करते उनका एक ही हश्र होता, मौत। लेकिन जो पैब्लो के साथ चले उनके लिए वो एक हीरो था जो उनको वेल्थ और पावर दोनों देता। पैब्लो ने जल्दी ही समझा कि अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो बॉर्डर्स के पार जाना पड़ेगा। साउथ अमेरिका के बाद उसका अगला टारगेट था नॉर्थ अमेरिका। 80s के दौरान उसका कोकेन कार्टेल इतना बड़ा बन गया था कि यूएस के मार्केट का 80% कोकेन केवल उसके हाथ से गुजरता था। उसने स्मगलर के लिए नए रूट्स बनाए, कस्टम ऑफिसर्स को ब्राइब दिए और अपने नेटवर्क को इतना टाइट बनाया कि कोई भी उसका रास्ता रोक नहीं पाया। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। जब उसका एम्पायर इतना बड़ा हो गया तो केवल पैसा या पावर काफी नहीं था, उसको अपने एम्पायर को डिफेंड करना था, क्योंकि दुश्मन भी बढ़ रहे थे। लेकिन पैब्लो ने कभी हार नहीं मानी। उसका राइज केवल ड्रग्स का नहीं था, उसने अपनी पूरी लाइफ को एक प्लान की तरह चलाया जहाँ सब कुछ उसके कंट्रोल में था। लेकिन आगे क्या होगा? क्या पैब्लो अपने एम्पायर को बचा पाएगा? बस आप एंड तक बने रहिए, कुछ ही सेकंड में आपको सब पता चल जाएगा। पैब्लो एस्कोबार का लाइफस्टाइल किसी बादशाह से कम नहीं था। उसके पास इतनी वेल्थ थी कि वो पैसा खाली एक कॉमोडिटी नहीं, एक टूल बन गया था जिससे वो अपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। एस्कोबार के जीवन का स्टाइल केवल लैविश ही नहीं, इंसेन भी था और इसने दुनिया को शॉक कर दिया। एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसके कैश को काउंट करने का एक अलग काम बन गया था। उसने हर दिन 20 लाख रुपए केवल रबर बैंड्स पे खर्च कर दिए ताकि वो अपने पैसे को बांध सके। एक इंसान जो रबर बैंड्स के लिए इतना पैसा खर्चा करे, सोचो उसके लिए बाकी पैसों का क्या मतलब होगा। ये पैसा केवल उसके बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं था, गाँव में और बंदरगाहों में ये पैसा हर जगह बिखरा पड़ा था। एस्कोबार का पैसा इतना ज्यादा था कि वो उसे संभाल नहीं पाता। उसने 86 अलग अलग घर बनवाए केवल अपने पैसे को रखने के लिए, लेकिन उन सभी घरों में पैसा इतना भर गया था कि स्पेस जैसे खत्म हो गया। पैसा रखे रहने की वजह से गीला हो जाता और चूहे भी उसे कुतर जाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैब्लो ने हर साल करीब $2 बिलियन केवल इसी वजह से खोए क्योंकि उसके पास पैसे रखने की जगह नहीं थी और वो सड़ जाते थे। लेकिन हर साल इतना बड़ा नुकसान उसके लिए एक छोटी बात थी। पैसा और पावर के साथ पैब्लो ने अपने फैंटेसीज को पूरा करना शुरू किया। उसने अपने मेडेलियन रेंच हैसिंडा नेपोल्स को एक प्राइवेट जू में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ राइनासोरस, एलिफेंट, जिराफ और इवन हिप्पो तक ले जाए गए। जब किसी को जू के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था तब पैब्लो ने अपने पैसे और कनेक्शन के दम पे ये सब इजीली करवा लेता। उसके घर में ऐसे एनिमल थे जो केवल जू और सफारी में देखने को मिलते और ये सब एक ड्रग लॉर्ड के पर्सनल फार्म में खुले मिल रहे थे। एस्कोबार के लाइफस्टाइल का एक और हिस्सा था उसके लग्जरी मैंसन्स और पार्टी स्पॉट्स। मेडेलिन के जंगल में बस एक प्राइवेट रिजॉर्ट बना के नहीं, उसने पूरी सिटीज में अलग अलग जगह अपने मैंसन्स खरीदे। उसके एक मैंसन में एक हेलीपैड, एक पूल और अपना पर्सनल बुल फाइटिंग एरिया तक था। वो वहाँ पे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और अपने ड्रग कार्टेल लोगों के साथ वाइल्ड पार्टीज रखता। पैब्लो का फेवरेट टाइम था अपने क्लोज सर्कल के साथ लेविस पार्टी एंजॉय करना, जहाँ लोगों के लिए अल्कोहल और फूड केवल स्टार्टर थी। एस्कोबार की पार्टीज में सब कुछ एक्सट्रीम था। उसने अपने हर लग्जरी को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके एंजॉय किया। पैसा केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं था। एस्कोबार ने अपने पैसे को यूज किया ताकि मेडेलियन के गरीब लोगों के बीच अपनी एक इमेज बनाए। उसने हॉस्पिटल्स, स्कूल और फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए और वहाँ के लोकल लोग उसको हीरो मानते थे। लोगों को लगता था कि वो उनके लिए ही काम कर रहा है और इसी वजह से पैब्लो को काफी सपोर्ट मिलता था। मेडेलिन के स्लम्स में आज भी लोग उसे रॉबिन हुड की तरह याद करते हैं, लेकिन ये एक इमेज बिल्डिंग स्ट्रेटेजी थी ताकि उसके इलीगल काम के लिए उसको वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट मिल सके। पैब्लो ने अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए अलग अलग देशों में प्रॉपर्टीज भी खरीदी थी, इंक्लूडिंग एक प्राइवेट आइलैंड, उसका लाइजला ग्रैंडे जो कैरेबियन में है। वहाँ पैब्लो ने अपना पूरा पर्सनल वेकेशन स्पॉट बनाया था जहाँ वो कभी कभी अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे एंजॉय करता था। इस आइलैंड को अब अबेंडन कहा जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं कि वहाँ हिडन ट्रेजर अब तक छुपे हुए हैं जो अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया। तुम सुन के शौक रह जाओगे कि एक रात उसकी बेटी को बहुत ठंड लग रही थी, जिसके कारण
धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। उस कमरे में जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पैब्लो ने $2 मिलियन को जला दिया ताकि उसकी बेटी आग सेक सके। इसको बोलते हैं रईसी। तुम कमेंट करो कि अगर उस रात तुम पैब्लो की जगह होते तो क्या करते। 1932 में उसने कोलंबियन गवर्नमेंट के नेशनल कांग्रेस में सीट जीतने का सपना देखा। एस्कोबार ने मेडेलिन के स्लम्स में गरीब लोगों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और पब्लिक सर्विस बिल्ड किए, जिससे उसने लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट गेन किया और यही इमेज उसने अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया। एस्कोबार ने कोलंबियन लीगल पार्टी के साथ टाई अप करके कांग्रेसमैन का इलेक्शन लड़ा। सरप्राइजिंगली वो इलेक्शन जीत गया और उसने कांग्रेस में एंट्री ले ली। उसका प्लान था कि वो अपनी ड्रग्स एम्पायर को लीगलाइज करके और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन लेके अपने काम को आगे बढ़ाए। लेकिन उसके पॉलिटिकल प्लान्स को एक बड़ा झटका तब लगा जब कोलंबियन के जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि एस्कोबार एक डेंजरस ड्रग लॉर्ड है। रोड्रिगो ने पब्लिकली एस्कोबार को एक्सपोज किया, उसका कांग्रेस मेंबरशिप कैंसिल करवा दिया और उसे निकाल दिया गया। ये इंसिडेंट एस्कोबार के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब एस्कोबार का केवल एक ही मिशन था, अपने दुश्मनों को खत्म करना। ये फेज एस्कोबार के रूथलेस कैरेक्टर को हाईलाइट करता है, जहां उसने पॉलिटिशियन और अथॉरिटीज के अगेंस्ट एक वायलेंट वॉर छेड़ दिया। जब टकराव बढ़ने लगा, एस्कोबार ने अपनी फेमस स्ट्रेटजी प्लाटा ओ प्लोमो इंट्रोड्यूस की। इसका मतलब था या तो रिश्वत लो या तो गोली खाओ। उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल, पुलिस ऑफिसर और जजेस को अपने तरफ खींचने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। जिन्होंने रिफ्यूज किया उन्हें गोली मार दी गई। इस स्ट्रेटजी के चलते उसने काफी अथॉरिटीज को अपने कब्जे में ले लिया। कोलंबियन गवर्नमेंट ऑलमोस्ट पावरलेस थी उसके सामने। एस्कोबार का एरोगेंस उसके पीक पर तब दिखाई दिया जब उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को एक शॉकिंग ऑफर दिया। उसने प्रपोज किया कि अगर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट के सारे क्रिमिनल चार्जेस को ड्रॉप कर दे तो वो पूरे कंट्री का $10 बिलियन का नेशनल डेब्ट खुद माफ कर देगा। सोचो, इतनी पावर और पैसा उसके पास थी कि उसने पूरी गवर्नमेंट को बाय करने का प्रपोजल दिया। लेकिन कोलंबियन गवर्नमेंट ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और ये डिसीजन एस्कोबार के और भी वायलेंट टैक्टिक्स को ट्रिगर कर गया। उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक इंटेंस और ब्लडी वॉर शुरू कर दिया। एस्कोबार ने अपनी कार्टेल के साथ मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट फुल ब्लाउन वायलेंस का रास्ता अपना लिया। उसने गवर्नमेंट बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया, पॉलिटिशियन को मार दिया और अपने एनिमीज के खिलाफ एक टेरर का माहौल क्रिएट कर दिया। जब एस्कोबार का वायलेंस अनबियरेबल हो गया, तब कोलंबियन गवर्नमेंट ने यूएस के साथ मिलकर एस्कोबार के अगेंस्ट फुल स्केल ऑपरेशन स्टार्ट किया। यूएस ने स्पेशल फोर्स भेजी जिससे एस्कोबार को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सर्च ब्लॉक लॉन्च किया गया। ये अलायंस एस्कोबार के डाउनफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां गवर्नमेंट ने फाइनली उसके टेरर को एंड करने का डिसीजन लिया। फाइनली दोस्तों, अब आता है वो दिन 2 दिसंबर 1993। एस्कोबार के लास्ट डेज काफी टफ थे। वो अपने कार्टेल और गवर्नमेंट से भागता रहा। उसके पास पैसा था, पावर थी, लेकिन वो अपने दोस्त और फैमिली से दूर हो गया। एक समय था जब उसका टेलीफोन कॉल को ट्रेस किया गया। वो चारों तरफ से घिरा गया और पुलिस ने उसका ट्रेस लगाया मेडेलिन में और वहाँ पे उसका एनकाउंटर हुआ। एस्कोबार को एंड में मार दिया गया। वो केवल 44 साल का था जब उसकी लाइफ खत्म हो गई। तो यार, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। मिलते हैं अगले हफ्ते। टेक केयर।